Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear student. You are watching me on Chemistry with David YouTube channel. आज हम इस YouTube चैनल के ऊपर फर्स्ट ईयर की केमिस्ट्री स्टार्ट करने जा रहे हैं, बिल्कुल चैप्टर नंबर 1 से, और ये 1 बाय 1 करके फर्दर सारे चैप्टर्स यहाँ पे आपको अवेलेबल होंगे। पहला चैप्टर है फर्स्ट ईयर का स्टाइकोमेट्री या स्टैचोमेट्री, जो भी आप इसको पढ़े, स्टाइकोमेट्री है। इस स्टाइकोमेट्री पर जाने से पहले हम सबसे पहले इस पूरे चैप्टर के अंदर जो यूज होने वाली तमाम बेसिक डेफिनेशंस हैं उनको देख लेंगे, ताकि पूरी की पूरी जो बेसिक डेफिनेशंस हैं आपके जहन में आ जाएंगी। बेसिक डेफिनेशंस क्लास 9 से होंगी, फर्स्ट क्लास 10 से होंगी। इन दोनों बेसिक डेफिनेशंस आपको पहले से आती है, लेकिन हम इसको रिकॉल करेंगे ताकि स्टाइकोमेट्री चैप्टर के अंदर हमें कोई भी प्रॉब्लम ना हो। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे मैटर से। अब देखिए मैटर जो है, सबसे पहले स्टार्ट किए मैटर से। मैटर आप क्लास 4 5 से पढ़ते आ रहे हैं कि हर वो चीज जो जगह घेर रही है, वजन रख रही है, उसको हम क्या बोलेंगे, मैटर। अब मैटर से आगे आ जाओ केमिस्ट्री के अंदर। नेक्स्ट क्या है, एटम है जी। और एटम सबसे ज्यादा केमिस्ट्री के अंदर हम एटम के ही ऊपर बात करते हैं। एटम होता क्या है, एटम होता है स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर। स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर होता है कि मैटर का वो छोटे से छोटा हिस्सा, वो छोटा से छोटा जर्रा जो हमें नजर नहीं आ रहा होता, लेकिन इस एटम के अंदर मौजूद क्या होता है। इसको डायग्रामेटिक वे से आप देखो कि इसके अगर हम लेट्स सपोज डायग्राम ड्रा करते, ये आपके पास न्यूक्लियस आ गया, और इस न्यूक्लियस के अराउंड जो है इमेजिनरी पार्ट होगा, इमेजिनरी हिस्सा होगा, जहां पे पॉसिबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा होती है, इलेक्ट्रॉन्स जहां पे रिवॉल्व कर रहे होते हैं। याद रखना है इस न्यूक्लियस के अंदर मौजूद होते हैं प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन मौजूद होते हैं। ये दो चीजें न्यूक्लियस के अंदर मौजूद होती है, और इस न्यूक्लियस के अंदर मौजूद ये जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, ये मिलके पूरे एटम का मेस बना रहे होते हैं। अब आगे आ जाओ नेक्स्ट, ये जो है यहाँ पे एक और सब एटॉमिक पार्टिकल्स, ये प्रोटॉन न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन, इनको सब एटॉमिक पार्टिकल्स कहा जाता है। और ये सब एटॉमिक पार्टिकल्स जो है, दो पार्टिकल्स जो इसमें ये देख, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर आ गए, इलेक्ट्रॉन्स जो है वो न्यूक्लियस के अराउंड क्या करते रहते हैं, रिवॉल्व करते रहते हैं कंटिन्यूअसली। अब इन डायग्राम से, इस प्रोटॉन न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन से हमें फर्दर डेफिनेशंस को क्लियर करना है, जो कि स्टाइकोमेट्री के अंदर काम आने वाली है। याद रखना है हमारे पास होता है एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर क्या होता है जी, एटॉमिक नंबर होता है किसी भी एटम के अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये दो डेफिनेशंस है, इलेक्ट्रॉन्स को भी लिया जाता है, प्रोटॉन्स को भी लिया जाता है, लेकिन जो मॉडर्न डेफिनेशन है वो है नंबर ऑफ प्रोटॉन। उसकी वजह आपको बताता हूँ, यहाँ पे लिखो इसकी डेफिनेशन क्या है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स मैं लिख रहा हूँ, इलेक्ट्रॉन्स भी होता है, क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स दोनों बराबर होते हैं। अब मॉडर्न डेफिनेशन जो है वो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के साथ है। ऐसा क्यों है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स जो है जब केमिकल रिएक्शन होता है और उस केमिकल रिएक्शन के अंदर एटम हिस्सा ले रहे होते हैं, तो एटम इलेक्ट्रॉन्स को लॉस भी कर सकते हैं, क्योंकि वो शेल्स के अंदर मौजूद होते हैं। अगर इलेक्ट्रॉन्स को लॉस किया तो फिर तो हम लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर हो गया तो फिर इसके बाद हम ये नहीं कह सकते एटॉमिक नंबर इसके इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो हम इसीलिए नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को लेते हैं, जो कि फिक्स्ड होते हैं और वो न्यूक्लियस के अंदर मौजूद होते हैं, वो लॉस और गेन वाला वहां पे चक्कर नहीं होता। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन इज कॉल्ड एटॉमिक नंबर। और ये याद रखना है एटॉमिक नंबर को रिप्रेजेंट किया जाता है, किससे, कैपिटल जी के साथ रिप्रेजेंट किया जाता है। अब याद रखना है हमेशा जो है एटॉमिक नंबर लेफ्ट साइड पे नीचे लिखा जाता है। यहाँ पे एटॉमिक नंबर लिखा होगा यहाँ पे, ठीक है, मैं यहाँ पे ए लिख रहा हूं, ठीक है। लेट्स सपोज कोई भी x, इसको रिप्रेजेंट z से किया जाता है। लेट्स सपोज कोई भी x एलिमेंट है तो उसका एटॉमिक नंबर यहाँ पे लेफ्ट साइड पे नीचे लिखा होगा, ठीक है। याद रखना इस बात को। आगे मूव करते हैं, एटॉमिक नंबर हो गया। दूसरी इसमें क्या बात आ जाती है, दूसरी आती है इसमें एटॉमिक मैस पे बात करेंगे। एटॉमिक मैस क्या होता है, एटॉमिक मैस देखिए इलेक्ट्रॉन्स या प्रोटॉन्स, देखिए इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन की तादाद किसी भी न्यूक्लियस के अंदर या किसी भी एटम के अंदर
न्यूक्लियस से एटम के अंदर प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स की तादाद क्या होती है, बराबर होती है। मिसाल के तौर पे अगर किसी भी एटम के अंदर 5 प्रोटॉन है तो उसके इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, 5। 10 इलेक्ट्रॉन्स है, 10 प्रोटॉन्स होंगे, क्योंकि इनकी दोनों की जो अमाउंट है, दोनों की तादाद है, वो बिल्कुल सेम होती है। अब आगे आ जाओ, नेक्स्ट हम मूव करेंगे। एटॉमिक मास क्या होता है कि पूरा एटम तो है और वो है क्या, सब एटॉमिक पार्टिकल्स, स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स जो है मैटर का स्मॉलेस्ट पार्टिकल। जब मैटर की बात कर ले तो इसका मतलब है उसकी कोई ना कोई मास तो होगा, है तो इनविजिबल, बहुत छोटा है, लेकिन इसका मास तो जरूर होगा। अब यहाँ पे आ जाओ, एटॉमिक मास क्या है। एटॉमिक मास होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। ये दो चीजें, नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, मिलकर बनाएंगे एटॉमिक मास। अब सवाल ये है कि इलेक्ट्रॉन भी तो सब एटॉमिक पार्टिकल है, वो भी एटम के अंदर मौजूद है। हमने यहाँ पे ये क्यों नहीं लिखा कि नंबर ऑफ प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन इज कॉल्ड एटॉमिक मास, ऐसा हमने नहीं लिखा। ऐसा इसलिए नहीं लिखा क्योंकि देखिए सबसे ज्यादा जो मास होते हैं वो प्रोटॉन का, न्यूट्रॉन का होते हैं। इलेक्ट्रॉन का मास बहुत ज्यादा कम होने की वजह से हम उसे निगलेक्ट कर लेते हैं, हम कंसिडर ही नहीं करते। तो इलेक्ट्रॉन का मास ना होने के बराबर बाकी जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बचते हैं, जो कि न्यूक्लियस के अंदर मौजूद होते हैं, और उसको हम क्या नाम देते होते हैं, एटॉमिक मास का। अब ये एटॉमिक मास जो है इसको रिप्रेजेंट किया जाता है किसके साथ, कैपिटल ए के साथ इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। अब लेट्स सपोज कोई भी एक्स एलिमेंट था हमारे पास, जैसे का यहाँ पे इसका एटॉमिक नंबर होगा, लेट्स सपोज ये 11 है, एटॉमिक नंबर होगा। मास नंबर कहां पे लिखा जाएगा, राइट साइड पे ऊपर की जानब, राइट साइड पे ऊपर की जानब ये लिख लिया। और ये किसका एटम है, सोडियम के एटम है, ऐसे कर लिया, ठीक है। ये एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास, ये आपको बहुत ज्यादा जरूरी स्टोइचियोमेट्री जो चैप्टर है इसके अंदर ये सबसे ज्यादा काम आने वाला एटॉमिक मास है, ठीक हो गया। एटॉमिक मास अगर आपको नहीं याद, अगर आपको एटॉमिक मास नहीं क्लियर, तो आप साइकोमेट्रिक प्रॉब्लम्स को हल ही नहीं कर सकेंगे। तो इसलिए ये दोनों टर्म्स को याद रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब इसके बाद बात करेंगे, एटॉमिक मास तो हो गया। अब नेक्स्ट है मॉलिक्यूलर मास, वो क्या होते हैं। नेक्स्ट मॉलिक्यूलर मास को भी चेक कर ले, इसमें रब कर लेते हो ताकि आपको सारी की सारी वीडियो सही नजर आए। एटॉमिक नंबर पे भी बात कर ली, एटॉमिक मास पे भी बात कर ली, एटॉमिक नंबर पे आपने बात कर ली, एटॉमिक मास के ऊपर बात कर ली। नेक्स्ट है मॉलिक्यूलर मास, जो कि आपको स्टोइचियोमेट्री चैप्टर के अंदर बहुत ज्यादा काम आने वाला है। उसकी वजह ये है कि हर एक न्यूमेरिकल के अंदर आपने लाजमी जो है मॉलिक्यूलर मास तो लाजमी फाइंड आउट करना है, तो इसका तरीका भी आपको आना चाहिए। क्लास 9 के अंदर इस पे डिटेल से आपने ये न्यूमेरिकल सॉल्व किए होंगे। हम यहाँ पे मॉलिक्यूलर मास की डेफिनेशन चेक कर लेते हैं, फिर इसकी डेफिनेशन से मुताबिक एक एग्जांपल भी सॉल्व कर लेंगे ताकि मॉलिक्यूलर मास हमें क्लियर हो जाए। अब देखिए, मॉलिक्यूलर मास होता है सम ऑफ ऑल relative atomic masses present in a compound। किसी भी कंपाउंड के अंदर मौजूद जो एलिमेंट्स हैं उनका एटॉमिक मास से उनको सम अप करो। कौन सा एटॉमिक मास, रिलेटिव एटॉमिक मास। रिलेटिव क्या होता है, देखिए रिलेटिव का मतलब होता है रिश्तेदार। अगर जनरल बात करें, रिलेटिव का मतलब है रिश्तेदार। और ये किस तरह बनाया जाता है, फलां का बेटा फलां की बेटी या फलां के भाई, तो ये रिलेटिव बनाया जाता है किसी और के केस में। तो यहाँ पे भी यही है कि एटॉमिक मासेस को रिलेट किया गया है किसी और के साथ। किसके साथ रिलेट किया गया, यहाँ पे एटॉमिक मासेस को रिलेट किया गया है कार्बन 12 के साथ। कार्बन 12 को स्टैंडर्ड रख के बाकी तमाम एलिमेंट्स के क्या किया गया, एटॉमिक मास फाइंड आउट किए गए, जिसको हम एटॉमिक मास बोलते हैं, रिलेटिव एटॉमिक मास बोलते हैं। और उसकी यूनिट होती है AMU, एटॉमिक मास यूनिट। अब यहाँ पे आ जाओ, सम ऑफ ऑल द रिलेटिव एटॉमिक मासेस प्रेजेंट इन अ कंपाउंड। कोई एक कंपाउंड ले लो, मिसाल के तौर पे NH3, ये आपके पास आ गया कंपाउंड। इसके अंदर मौजूद दो कौन कौन से, किस किस एलिमेंट के एटम है, एक तो नाइट्रोजन है, एक हाइड्रोजन है। दोनों को सम अप करो, आपको एटॉमिक मासेस पता होने चाहिए। इसलिए मैंने कहा था कि एटॉमिक मासेस बहुत ज्यादा जरूरी है। एटॉमिक मास नाइट्रोजन के कितने होते हैं, 14। यहाँ पे नाइट्रोजन के कितने एलिमेंट्स हैं, कितने एटम है, सॉरी एटम एक ही है, तो एक के साथ क्या करो, मल्टीप्लाई, प्लस सम करना है तो प्लस हाइड्रोजन, उसका एटॉमिक मास कितना होता है, 1।
यहाँ पे कितने 3 के साथ मल्टीप्लाई करो। अब आप इसको जमा कर लो, सम कर लो, आपके पास क्या आएगा 17, जो कि क्या है इसका मॉलिक्यूलर मास है। तो साथ में हमने सम ऑफ ऑल रिलेटिव एटॉमिक मासेस निकाला, तो मॉलिक्यूलर मास के साथ भी हम क्या टर्म यूज करेंगे, क्या यूनिट यूज करेंगे, एटॉमिक मास यूनिट की। अब ये मॉलिक्यूलर मास आपको बहुत ज्यादा काम आएगा न्यूमेरिकल्स के अंदर। अब इसके अलावा और भी चीजें जो आपको पता होनी चाहिए ताकि स्टोइकियोमेट्री के अंदर आपको किसी भी किस्म का कोई प्रॉब्लम ना हो जब हम स्टोइकियोमेट्री को स्टार्ट करेंगे। अभी हमने स्टोइकियोमेट्री स्टार्ट नहीं की है, उससे रिलेटेड बेसिक डेफिनेशंस या वो बेसिक टर्म्स है जो वहां पे काम आने वाली हैं, उसके ऊपर हम बात कर रहे हैं। अब इसके लिए आपको पता होना चाहिए नेक्स्ट मॉलिक्यूलर मास हो गया, नेक्स्ट क्या है, रिएक्टेंट क्या है, रिएक्टेंट क्या है, प्रोडक्ट क्या है। ये दो चीजें आपको पता होनी चाहिए, याद रखना है। 6th क्लास की जनरल साइंस है, 7th क्लास की जनरल साइंस है, वहां पे केमिकल वाले चैप्टर में, केमिकल रिएक्शन वाले चैप्टर में वहां पे आपने पढ़ा होगा रिएक्टेंट क्या होते हैं, प्रोडक्ट क्या होते हैं, बात करते हैं। केमिकल देखिए, दो रिएक्टेंट्स आपस में रिएक्ट करेंगे तब जाके प्रोडक्ट बनाएंगे, ठीक है। इसमें होता क्या है, ओल्ड बॉन्ड जो है वो सारे के सारे ब्रोकन डाउन होते हैं। ओल्ड बॉन्ड ब्रोकन डाउन, पुराने बॉन्ड टूट जाते हैं, जो भी पुराने बॉन्ड प्रेजेंट होंगे वो टूट जाएंगे और क्या बनेंगे, न्यू बॉन्ड्स। और न्यू बॉन्ड्स कहां पे बनते हैं, प्रोडक्ट के अंदर, ठीक है। रिएक्टेंट क्या होते हैं, जिसके अंदर पुराने बॉन्ड टूट जाते हैं। और रिएक्टेंट का मतलब क्या है, रिएक्ट होने वाली स्पीशीज। मिसाल के तौर पे A प्लस B ने आपस में रिएक्ट किया, क्या बनाया, प्रोडक्ट बनाया, जो कि क्या था C प्लस D। ये पुराने बॉन्ड थे, ये टूट के नए बॉन्ड करे, ये केमिकल इक्वेशन की फॉर्म में हमने लिख लिया। अब ये केमिकल इक्वेशन के दरमियान में हमने ये एरो का निशान डाला। क्या मतलब है इस एरो का निशान, अगर आप देखें तो ये रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की तरफ इसका एरो है, हेड इसका किस तरफ है, प्रोडक्ट की तरफ है। इसका मतलब क्या है, रिएक्शन कहां से मूव करके गए, रिएक्टेंट साइड से मूव करके कहां पे गए, प्रोडक्ट साइड के ऊपर। अब ये रिएक्टेंट आपको पता होना चाहिए कि रिएक्टेंट वो होते हैं जो आपस में रिएक्ट करके, और प्रोडक्ट वो होते हैं जो रिएक्टेंट रिएक्ट करने के बाद बना के देते हैं प्रोडक्ट, उसको आप बोलते हो। और नेक्स्ट आप बात करो क्या होता है, रिवर्सिबल रिएक्शन, सॉरी रिवर्सिबल रिएक्शन, रिवर्सिबल रिएक्शन के ऊपर बात करो। रिवर्सिबल रिएक्शन क्या होता है, रिवर्सिबल रिएक्शन ऐसा रिएक्शन जो दोबारा, लेट्स सपोज देखिए A प्लस B रिएक्टेंट थे, रिएक्ट किया, आपस में प्रोडक्ट बना दिया। रिवर्सिबल रिएक्शन को पहले ये समझ लें कि किससे डोनेट किया जाता है, किससे शो किया जाता है। रिवर्सिबल रिएक्शन को इस तरह के हाफ हेडेड एरो से शो किया जाता है। एक हाफ हेडेड एरो जो है वो होता है फॉरवर्ड की तरफ, एक हाफ हेडेड एरो जो है वो बैक साइड की तरफ होते हैं। रिवर्सिबल सॉरी इसको बोलते हैं। रिवर्सिबल रिएक्शन के दरमियान ऐसा निशान होगा तो आपको पता चल जाएगा कि रिएक्शन कौन सा है, रिवर्सिबल है। और ये वाला अगर निशान है तो उसका मतलब क्या है, इरिवर्सिबल रिएक्शन है। रिवर्सिबल रिएक्शन वो होता है जिसमें रिएक्टेंट जो है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट तो हो रहे होते हैं, लेकिन प्रोडक्ट दोबारा रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो जाते हैं, दरमियान में ये वाला साइन होगा, ठीक हो गया। रिएक्टेंट प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे और प्रोडक्ट फिर दोबारा रिएक्टेंट के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे। ऐसे रिएक्शन को आप क्या बोलोगे, रिवर्सिबल रिएक्शन। नेक्स्ट है इरिवर्सिबल। इरिवर्सिबल रिएक्शन जो है ये क्या होते हैं, इरिवर्सिबल रिएक्शन वो है जो कंप्लीटली रिएक्टेंट रिएक्ट करे और कंप्लीटली प्रोडक्ट दे दे। कोई भी हमारे पास रिएक्टेंट अनरिएक्टेड फॉर्म में ना रहे, सारा का सारा रिएक्टेंट, लेट्स सपोज ये रिएक्टेंट था, लेट्स सपोज ये 5 ग्राम था, ये भी 5 ग्राम था, दोनों ने आपस में रिएक्ट किया, सारा का सारा रिएक्ट किया। रिएक्ट करने के बाद हमें प्रोडक्ट बना के दिया, कंप्लीट प्रोडक्ट कितने का, 10 ग्राम का। मतलब 5 ग्राम ने रिएक्ट किया और हमें 10 ग्राम जो है वो प्रोडक्ट दे दिया। मतलब रिएक्शन जो है वो कंप्लीटली प्रोसीड हुआ है। और कंप्लीटली प्रोसीड होने वाले रिएक्शन को आप किससे यूनाइट करते हो, एरो से। और एरो के हेड जो होते हैं वो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की तरफ होते हैं। ये वो बेसिक टर्म्स हैं जो आपको काम आने वाली है साइकोमेट्री प्रॉब्लम के अंदर। इसी तरह अगर इसके साथ साथ भी अगर कोई अहम चीज हुई तो वो साथ साथ आपको बता दी जाएगी। आज के वीडियो लेक्चर के अंदर हमने बात की कि
एटम क्या होता है, एटम के अंदर सब एटॉमिक पार्टिकल्स क्या होते हैं, एटॉमिक नंबर क्या होता है, एटॉमिक मास क्या होता है, मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, किस तरह फाइंड किया जाता है, रिलेटिव एटॉमिक मास के ऊपर हमने बात की। फिर इसके अलावा हमने रिएक्टेंट को डिस्कस किया, प्रोडक्ट को डिस्कस किया। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के दरमियान जो एरो है, दो तरह के एरो होते हैं, रिवर्सिबल रिएक्शन के होते हैं, इरिवर्सिबल रिएक्शन के होते हैं, वो हमने डिस्कस किए। अगर इस बेसिक वीडियो लेक्चर से जो हमने अभी साइकोमेट्री स्टार्ट नहीं किए, अभी हमने बेसिक के ऊपर बात की है, इससे रिलेटेड अगर आपके ज़हन में कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर पूछ सकते हैं। मेरी ईमेल आईडी भी आपको डिस्क्रिप्शन लिंक के अंदर गिवन होगी, वहां से भी आप देख के मुझे ईमेल कर सकते हैं अगर आपको कोई मसला है। वीडियोस को देखते रहें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको मजीद केमिस्ट्री से रिलेटेड आने वाली वीडियोस जो है वो टाइम से मिलती रहें। शुक्रिया।